वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास, एक स्पेशल किस्म का टैक्स मास्टर क्लास जहां हम पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो फेडरल कानून है इनकम टैक्स का पाकिस्तान में, उस पे कमेंट्री कर रहे हैं। और इस वक्त तक हम सेक्शन 1 से स्टार्ट होके सेक्शन 126 तक आए हैं और आप 10 पार्ट्स देख चुके हैं। आज आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स पार्ट 11 और आज हम बात करेंगे अपील का। और थोड़ा सा आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अभी तक हम कहाँ पहुँच गए। और जो आप कमेंट्री सुन रहे हैं उसकी ख़ास बात ये है कि नॉर्मली जब फाइनेंस एक्ट आता है, जैसे फाइनेंस एक्ट 2021 1 जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट हो गया है, तो वीडियोस में जो टैक्स की वीडियोस आप देख रहे हैं यूट्यूब पे भी या लेक्चर्स वगैरह, उनका एम्फेसिस होता है उन अमेंडमेंट्स पे और सिर्फ उन सेक्शंस पे जिनमें चेंजेस आए। लेकिन इस तरह से जो चेंजेस आए हैं और जो सेक्शंस चेंज नहीं हुए हैं उनका जो रिलेशन है और जो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए, जैसे प्रीवियस 10 पार्ट्स में हमने बात की सबसे पहले कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की डेफिनेशंस, और हमने देखा इस दफ़ा बिज़नेस बैंक अकाउंट और आईटी सर्विसेज वगैरह की डेफिनेशंस को शामिल किया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ, एक तो इनकम की बात हुई और इनकम पे टैक्स की बात हुई, और फिर मुख्तलिफ हेड्स ऑफ इनकम की बात हुई, सैलरी, बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और फिर उनमें कैसे आपने कंप्यूट करना है हर हेड के नीचे इनकम क्या लेनी है, उस किस हेड में से कौन से एक्सपेंसेस या डिडक्शंस माइनस करनी है। फिर उसके अलावा हमने टैक्स क्रेडिट्स और डिडक्टिबल्स की बात की कि जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ भी जाती है तब भी आप जो है मुख्तलिफ उसमें से ज़कात वगैरह माइनस कर सकते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ़ पर्सनस की देखा कि रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, और फिर इंडिविजुअल कौन होता है, उसकी कंपनी की टैक्सेशन कैसे होती है, एओपी की टैक्सेशन कैसे, और उसमें बहुत सारा देखा आपने लॉ के प्रीवियस ईयर्स के मुताबिक है। इन कमेंट्रीज़ को देखने से एक तो आपको टैक्स ईयर 2022 जो इस वक्त शुरू हो गया और अगले साल 30 जून 2022 को ख़त्म होगा, उसके लिए जितनी भी चेंजेस हुई हैं लॉ में वो रेड में आ रही हैं, जो अभी आप देखेंगे। और जो चेंजेस नहीं हुई हैं, पुराना कानून है, जो चीज़ें चेंज नहीं हुई वो आपको हेल्प करेंगी टैक्स ईयर 2021 जिसकी टैक्स फाइलिंग आजकल चल रही है और 30 सितंबर 2021 तक उसकी जो है टैक्स फाइलिंग करनी है, तो उसके हवाले से भी कानून आपको पता चलता रहेगा। हमने बात ये की कि पाकिस्तान में सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम है। आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो एज इट इज़ एक्सेप्ट हो जाती है इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट। लेकिन अगर टैक्स अथॉरिटीज़ को, एफबीआर को, और उसमें फिर एफबीआर में कमिश्नर है और फिर उसके अंडर असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले आपके CNIC से, आपके परचेजिंग पैटर्न से, आपके ट्रैवल के पैटर्न से, क्योंकि एफबीआर मालूमात एक सिस्टर वेबसाइट है जो आयरस की, जिसमें आपके CNIC के अगेंस्ट आपकी सारी टैक्स डिडक्शन, आपकी प्रॉपर्टी परचेजेस, ट्रैवल हिस्ट्री और बहुत कुछ होता है। उसके बेस पर अगर आपने वो डिक्लेयर ना किया हो, आपने अपना कोई बैंक अकाउंट डिक्लेयर ना किया हो या कोई और चीज़ डिक्लेयर ना की हो, तो इससे ये होता है कि टैक्स वाले आपकी असेसमेंट या आपकी टैक्स रिटर्न को अमेंड कर सकते हैं। अगर वो अमेंड करते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपील करें। तो सबसे पहले आप अपील करते हैं सेक्शन 127 के तहत, और वो कहता है एनी पर्सन जो डिससेटिस्फाइड है कमिश्नर या इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर से, और वो भी मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत, जैसे अगर आपकी असेसमेंट अमेंड हुई है तो 122 के तहत हुई है तो वो भी उसके अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हैं। अगर विद होल्डिंग के हवाले से, आप विद होल्डिंग एजेंट के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो वो 162 है। उसके अलावा अगर आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल की थी और उसमें कुछ चेंजेस उन्होंने की तो वो सेक्शन 120 के तहत है, तो उसके तहत आप अपील फाइल कर सकते हैं कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के पास। और ये जो रेड में है ये वो बात कर रहा है जो इस साल चेंज हुई है। पिछले साल अगर आप यही सब सेक्शन 2 देखेंगे ऑफ सेक्शन 127 तो डिफरेंट होगा। वो कहता है नो अपील अंडर सब सेक्शन 1, इससे प्रीवियस वाला सेक्शन, शैल बी मेड बाय अ टैक्स पेयर अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, और यहाँ सिर्फ ऑर्डर ऑफ असेसमेंट की बात करें। मुख्तलिफ ऑर्डर्स होते हैं जो पास किए जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा है वो असेसमेंट, और असेसमेंट का मतलब है कि वो जो आपकी टैक्स रिटर्न है उसकी बात कर रहा है।
वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई अपील भी दाखिल नहीं की जाएगी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट यानी कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट जब तक टैक्स पेयर ने पूरी अमाउंट पे करनी दी होगी सेक्शन 137 के तहत। तो अभी आप आगे जाके देखेंगे कि जब टैक्स वालों ने से आपसे टैक्स लेना होता है तो उनको नोटिस 137 सेक्शन के तहत जो है वो इशू करना पड़ता है। और ये पुराने वक्तों की बात है कि इंस्पेक्टर्स और लोग आते थे और कहते थे जी हम इनकम टैक्स दफ्तर से आए हैं, आप टैक्स हमें दे दें। तो ये है कि वो तो सिस्टम उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि आप उन्हें दें, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब चूंकि आप टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे टैक्स मास्टर क्लास देख रहे हैं और पूरा टैक्स लॉ समझ रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि टैक्स कैलकुलेट करने के अपने सेक्शंस हैं, टैक्स कलेक्ट करने के, रिकवर करने के अपने सेक्शंस हैं, जैसे 137। तो यहाँ उन्होंने शर्त डाल दी है कि आप पूरा टैक्स पे करेंगे तब आप अपील कर सकेंगे। उसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जो अपील की जाएगी वो प्रॉपर तरीके से होगी। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्राउंड्स का मतलब है रीज़न्स लिखी होंगी कि क्यों जो है ना आप अपील कर रहे हैं और क्यों आपको जो है ना टैक्स माफ़ कर दिया जाए, या जो भी आपके रीज़न्स आप दे रहे हैं। और अब ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन सारा कुछ मौजूद है। जो ऑर्डर भी इशू होता है वो भी ऑनलाइन होता है, वो आपके कंप्लीटेड टास्क में पड़ा होता है और फिर आप वहाँ से जाके अपील के मेन्यू में जब अपील करते हैं तो अपील करते वक्त वो ऑर्डर उसके साथ अटैच हो जाता है उस साल का। इसी तरह कुछ और चेंजेस इस तरह उन्होंने किए कि एक ऐड किया उन्होंने बोर्ड में प्रिस्क्राइब मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ अपील्स। तो एक्चुअली ये सिस्टम 1 जनवरी 2021 को इम्प्लीमेंट हो चुका था। आज 10 जुलाई 2021 है, लेकिन लॉ में चूंकि मैंने आपको कहा ना कि जो प्रीवियस चेंजेस भी पिछले एक साल में की थी गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि इस दफ़ा जब फाइनेंस एक्ट 2021 पास किया तो उसमें सारे पिछले एक साल में जितनी भी अमेंडमेंट्स की थी उसको भी इस फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बना दिया। इससे ये होता है कि अदालत में फिर जब ये कानून चैलेंज होता है तो वहाँ पे बड़ा क्लियर गवर्नमेंट कहेगी कि देखें हमने तो इसको एक नहीं 2 दफ़ा पार्लियामेंट से पास कराया, तो वो कहते हैं ना वाटर टाइट हो जाता है, या ये फिर अदालत में आसानी से चैलेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह अगर गवर्नमेंट अपना लीगल काम प्रॉपरली करेगी और कानून की ज़ुबान लैंग्वेज क्लियर रखेगी तो टैक्स पेयर को भी मसला नहीं होगा, अदालतों में भी नहीं जाएंगे और गवर्नमेंट को भी टैक्स वक्त पे मिलेगा। तो ये एक और चीज़ ऐड हुई है। फिर उसके अलावा कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी जिसका सिस्टम ऑलरेडी बन चुका है, ये उसको अब लीगल कवर दे रहे हैं। फिर प्रिस्क्राइब्ड फ़ी में वो कहता है कि अगर असेसमेंट के अगेंस्ट अपील हो तो कंपनी ने 5,000 अपील फ़ी देनी है, और अगर इंडिविजुअल है AOP है तो उसने 2,500 रुपये अपील फ़ी देनी है। और इन एनी अदर केस अगर एज ए विद होल्डिंग एजेंट आप अपील कर रहे हैं या आपका रिफ़ंड जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया कमिश्नर ने, तब आपने एज एन इंडिविजुअल 1,000 रुपीज़ देने हैं, और अगर कंपनी है तो 5,000 रुपीज़ अपील फ़ी होगी। तो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए जब आप अपने कंसल्टेंट से डील करें। उसके अलावा वो कहता है कि कमिश्नर अपील के पास अपील 30 डेज़ में करनी है, यानी जब आपको कमिश्नर का ऑर्डर मिल जाता है और कमिश्नर आपको जो है क्या कहते हैं कहता है कि जी ये आपका असेसमेंट ऑर्डर है और आपको नोटिस 137 का आ जाता है कि जितना टैक्स जमा करा दें, या कोई और ऑर्डर आ जाता है, रिफ्यूज़ल का ऑर्डर आ जाता है रिफ़ंड के केस में, तो फिर आपके पास 30 डेज़ होते हैं उस ऑर्डर की डेट से कि आप कमिश्नर अपील के पास चले जाएं। कमिश्नर अपील भी जो है वो FBR का हिस्सा है, लेकिन वो कमिश्नर जो आपका कमिश्नर है उसके अंडर नहीं आता बल्कि एक सेपरेट इदारा है, लेकिन कमिश्नर अपील फिर भी FBR के अंडर आता है। फिर जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है इसके बाद वाला, वो एक सेपरेट इदारा है और उसमें एक डिफरेंट सेपरेट सिस्टम है। तो यहाँ वो डेट्स हैं। फिर सेक्शन 128 में प्रोसीजर बताया गया कि कैसे अपील की जाएगी, और याद रखें कि ये सारा प्रोसीजर उन्होंने ऑनलाइन बताया हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रीवियस आपने पढ़ा था कि रेड में कि उसने पूरा टैक्स जमा करना है। तो जब आप अपील करते हैं और आप कमिश्नर अपील को 2 एप्लीकेशंस भेजते हैं, एक तो अपील की एप्लीकेशन भेजते हैं और दूसरा स्टे की एप्लीकेशन भेजते हैं। स्टे का मतलब होता है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट FBR कमिश्नर आपसे टैक्स मांग रहा है, वो जो है इस सेक्शन के तहत यानी 128 के अंदर प्रोसीजर के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर कमिश्नर का ओपिनियन हो कि रिकवरी ऑफ टैक्स से टैक्स पेयर को हार्डशिप होगी, तो वो कमिश्नर जिसने टैक्स लगाया उससे उसकी बात सुनने के बाद 30 डेज़ के लिए
स्टे दे सकता है। और यहाँ फिर इस 1AA में 30 फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज दे दिया गया। तो एक तरह से जब आप अपील करते हैं और आप समझते हैं कि आपका केस स्ट्रॉन्ग है, आपको गलत एप्लीकेशन ऑफ लॉ पे या मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पे कमिश्नर ने आप पे टैक्स लगाया, तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी मुझे स्टे दे दें, ये जो टैक्स मेरे से 30 डेज़ बाद 137 नोटिस के तहत रिकवर करना है, तो इसमें जो है ना मुझे थोड़ा टाइम दे दें। तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, उतनी देर तक कमिश्नर जो है अपील वगैरह सुनता है, अजर्नमेंट भी दे सकता है, यानी दरमियान में टाइम भी दे सकता है। लेकिन नॉर्मली अब ये होता है कि ऑनलाइन होता है तो ट्रैक हो रहा होता है, तो इस तरीके से वो जो है अपील आप फाइल करें, फिर आप या आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जाए, फैक्ट्स रखे, वो लोग सवाल पूछेंगे और उनके जवाब दें। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो वो ऑर्डर देंगे और उसको कहते हैं कि वो डिसीजन क्या देंगे, या तो वो उस ऑर्डर को कंफर्म कर देंगे कि ये टैक्स वाले सही कह रहे थे, या उसमें कोई कमी कर देंगे, अनल कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। और ये सेक्शन, अगला सेक्शन उस पॉइंट से डील करता है, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया। फिर एक सेपरेट इदारा, अगर कमिश्नर अपील भी आपकी बात नहीं सुनता तो आप अपीलेंट ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, या अगर आपके हक में फ़ैसला आया टैक्स पेयर के तो फिर डिपार्टमेंट यानी इनलैंड रेवेन्यू अपीलेंट ट्रिब्यूनल जा सकता है। और यहाँ पे उसका सारा डिटेल है कि चेयरमैन क्या है, और इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस आई हैं। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि ये मुख्तलिफ अपीलेंट ट्रिब्यूनल में 2 से 3 मेंबर्स होते हैं, हर एक की क्वालिफिकेशन लिखी गई है। और यहाँ उन्हें कहा गया है कि अगर कोई शख्स अकाउंटेंट मेंबर बनेगा अपीलेंट ट्रिब्यूनल का, तो वो कहेगा कि इज़ एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू इक्वलेंट इन द रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर। तो इसका मतलब है कि चीफ कमिश्नर से नीचे के रैंक का कोई शख्स भी अकाउंटेंट मेंबर नहीं बन सकता अपीलेंट ट्रिब्यूनल में। अकाउंटेंट मेंबर के अलावा जुडिशल मेंबर होता है। जुडिशल मेंबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में नॉर्मली हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और जुडिशरी साइड से आता है। उसके अलावा अकाउंटेंट मेंबर में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, कॉस्ट मैनेजमेंट भी आ सकते हैं। फिर अपील कैसे की जाएगी, तो ये उसका तरीका है, सिमिलर तरीका है, लेकिन अभी तक अपील का ऑनलाइन ट्रिब्यूनल का तरीका नहीं आया, वो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। याद रखें कि ये जो यहाँ सेक्शंस हम पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ, इनके साथ साथ रूल्स भी दिए हुए हैं। रूल्स भी दिए हुए हैं अपील के कमिश्नर अपील को कैसे आप करेंगे और ट्रिब्यूनल में आप कैसे वो करेंगे अपील, और फ़ीस क्या होगी, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें। चूँकि कोर्ट की तरह, जैसे एक सिविल कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है, उस तरह करके बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ताकि कम से कम वक्त में जो शख्स भी सही है, टैक्स पेयर सही है, तो उसके फेवर में जजमेंट आ जाए, वरना वो आ जाए। और ये सिस्टम चूँकि ऑनलाइन भी हो गया है और काफ़ी अवेयरनेस हो गई है लोगों को, टैक्स पेयर्स को, और बाकी अवेयरनेस टैक्स दोस्ती अपनी वीडियोस के थ्रू फराहम कर रहा है, तो इस वजह से होपफुली जजमेंट्स अच्छी आ रही हैं। जहाँ पर भी जो गलत है उसको बताया जा रहा है कानून, और जो सही है उसके फेवर में जो है ना जजमेंट आ रही है। इसी तरह जब ट्रिब्यूनल में कोई ऐसा फैसला, और ये मैं बिल्कुल ब्रीफ रखूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन याद रखें कि जब कमिश्नर ने आप पे टैक्स लगाया तो उसने डिस्प्यूट किया कि भाई आपकी इनकम 10 लाख नहीं थी, आपकी इनकम 15 लाख थी। आप कमिश्नर अपील के पास चले गए, कमिश्नर अपील को आप कन्विंस नहीं कर सके कि आपकी इनकम 15 लाख है, तो आप फिर ट्रिब्यूनल में गए। ट्रिब्यूनल में फिर वो बड़ी डिटेल में देख के हो सकता है आप कन्विंस कर पाए हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो और आपके फेवर में केस हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फैक्ट्स सारे सही होते हैं, कमिश्नर जो आपकी असेसमेंट कर रहा होता है वो उसने भी असेसमेंट सही की होती है, जो कमिश्नर अपील है उसने भी फैक्ट्स सारे देख लिए होते हैं, ट्रिब्यूनल में भी सारे फैक्ट्स सामने आ गए होते हैं, कुछ रह नहीं गया होता। लेकिन जो लॉ अप्लाई कर रहा होता है कमिश्नर, असेसमेंट वाला कमिश्नर, फिर कमिश्नर अपील और कभी कभार ट्रिब्यूनल वाले भी, वो लॉ गलत अप्लाई कर रहे होते हैं और उस लॉ का मतलब कुछ और होता है। तो उसके लिए फिर ये सेक्शन है कि आप हाई कोर्ट में टैक्स लॉ की उस सेक्शन को हाई कोर्ट से मशवरा करें, यानी कि रेफरेंस का मतलब होता है कि आप दरख्वास्त देते हैं कि जी ये मेरे केस में ये तो फैक्ट्स हैं, लेकिन ये कानूनी सवाल है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसके बारे में आप बताएं। तो फिर हाई कोर्ट जो है ना
बताता है और इस सेक्शन में उन्होंने बताया हुआ है, और अगर इसमें कोई चेंज है तो हम देख लेते हैं। उसके अलावा अगर आप हाई कोर्ट वगैरह नहीं जाना चाहते तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी एक इदारा है टैक्स वालों का ही। वहाँ पे फिर टैक्स पेयर के साथ एक थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से बातचीत होती है और फिर एक अग्रीमेंट पे रीच करते हैं। और यहाँ इसमें कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं। प्रोवाइडेड दैट द इफ इशू इन्वॉल्व्स अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ, the board, while taking into consideration all relevant facts, shall decide whether or not ADRC may be constituted। तो ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इसको हर एक, ये एक डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि अगर बोर्ड चाहेगी कि ये लोग हैं टैक्स पेयर्स हैं और बजाय कि कमिश्नर अपील के पास जाएं या ये पूरा वो जो सिस्टम है हाई कोर्ट तक जाए, तो डिपार्टमेंट उनके साथ बैठ के, जैसे हो सकता है बड़े टैक्स पेयर्स हों, उनके साथ बैठ के रिजॉल्व करना चाहे। और अगर उसमें सिर्फ फैक्ट्स की बात हो तब तो एडीआर ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई कानून के सेक्शंस इन्वॉल्व हो, उसकी इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, तो तब शायद बोर्ड कहे कि नहीं एडीआरसी की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं द एप्लीकेशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन shall be accompanied by initial proposition of resolution from which proposition the taxpayer will not be entitled to retract। तो यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि अगर ये सहूलत दी जा रही है टैक्स पेयर को कि वो लंबा सिस्टम, कमिश्नर अपील, फिर ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट तक वो नहीं जाना चाह रहा, ख़ासतौर पर ट्रिब्यूनल तक नहीं जाना चाह रहा, तो एक इनफॉर्मल तरीके में वो जो पॉइंट्स डिस्प्यूट के सामने रखेगा, बाद में वो ये नहीं कह सकता कि जी मुझे इन पॉइंट्स पे डिस्प्यूट नहीं था, मुझे तो किसी और पॉइंट्स पे था। जिन पॉइंट्स पे वो रिलीफ लेने आया है उन्हीं पॉइंट्स पे उनको रिलीफ मिलेगा। और विद इन 30 डेज़ के जो ये रसीद, जब वो ये एप्लीकेशन देगा टैक्स पेयर या बोर्ड कंसिडर करेगी, तो फिर ये सारा प्रोसीजर होगा। और वो कह रहे हैं कि 60 डेज़ में अनदर 30 डेज़ फॉर। तो मकसद ये है कि जैसे मैंने आपको कहा है कि लॉ के अंदर अब ये बात ये प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है कि सिविल कोर्ट में भी और हाई कोर्ट लेवल पे भी विद इन 120 डेज़ 180 डेज़ फैसला हो जाना चाहिए। तो यहाँ टैक्स लॉ में भी जगह जगह पे लिखा है कि विद इन 60 डेज़ या 120 डेज़ जो है फैसला हो जाना चाहिए। और यहाँ भी ये वही बात कर रहा है। रिकवरी के बारे में भी फिर उन्होंने लिखा कि जो कमेटी फैसला देगी, और इस तरीके से कमेटी इफ़ फेल्स टू डिसाइड विद इन द पीरियड मैंशनड इन द बोर्ड शैल डिसॉल्व द कमेटी। और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर उसको वापस उस टैक्स पेयर को उस ट्रैक पे डाल दिया जाएगा कि वो कमिश्नर अपील को अप्लाई करे और वगैरह वगैरह। और यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड हुई है कि एक सेकंड कमेटी जो है वो भी, उसका भी जिक्र है। इसका मतलब सेकंड कमेटी भी बनाई जा सकती है और फिर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हुआ तो बोर्ड जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो वो उसको जो है फिर नॉर्मल ट्रैक पे डाल देगा, कमिश्नर अपील और ट्रिब्यूनल। और बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि अपील में टैक्स पेयर ने by the taxpayer under space the burden shall be on the taxpayer to prove कि क्या प्रूफ करना कि जी इन केस ऑफ असेसमेंट द एक्सटेंट टू विच द ऑर्डर डज नॉट करेक्टली रिफ्लेक्ट द टैक्स पेयर टैक्स लाइबिलिटी। यानी जो टैक्स लाइबिलिटी वो है कमिश्नर ने डाली है इस ऑर्डर में जिसके अगेंस्ट आपने अपील की है, तो अपील में टैक्स पेयर को प्रूफ करना है कि जी ये टैक्स लाइबिलिटी जो मेरे पे इसने डाली है ये ज़्यादा है या ये किसी वजह से सही नहीं है। तो इस तरह करके उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाली है। तो इसका आसान हल ये है कि जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें तो साथ में जो भी फिगर आप वहाँ लिख रहे हैं, इनकम की कोई अमाउंट लिख रहे हैं, एक्सपेंस की लिख रहे हैं, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और अगर हार्ड कॉपी में नहीं तो सॉफ्ट कॉपी में, और उसको फिर आप कहीं आई क्लाउड में, गूगल ड्राइव में परमानेंटली या किसी हार्ड ड्राइव में या यूएसबी में सेव कर लें। और वैसे भी टैक्स ऑडिट जो है 2-3 सालों बाद होता है, असेसमेंट का भी मसला हो सकता है 2-3 सालों बाद अराइज़ हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो किसी भी फोरम पे, कमिश्नर अपील के फोरम पे या ट्रिब्यूनल के फोरम पर आप जाके जो है कह सकते हैं कि देखें जी मैंने तो इस सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अपनी टैक्स रिटर्न बनाई थी, और देखें ये डॉक्यूमेंट्स ये हैं, वो भी चेक कर लेंगे, उनको भी जो चीज़ बेहतर लगेगी, यानी बैंक स्टेटमेंट होगी, सेल परचेज डॉक्यूमेंट होंगे, या किसी प्रॉपर्टी के, या अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके स्टॉक के, और जो है कस्टमर डिटेल्स होंगी वगैरह वगैरह, डिपेंडिंग कि आपकी इनकम क्या है, प्रॉपर्टी से रेंटल की रेंट डीड्स होंगी। तो वो डॉक्यूमेंटेशन जिस पे हम टैक्स दोस्ती में पहले भी वीडियोस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं
जिसके बेस पर अपने टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से या आपका टैक्स पेयर विदाउट एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए बगैर खुद से आपकी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है तो याद रखें कि काफ़ी सारी फिर गुंजाइश मिल जाएगी टैक्स अथॉरिटीज़ को, स्टार्टिंग फ्रॉम जो कमिश्नर आपके असेसमेंट कर रहा है और उसके बाद फिर कमिश्नर अपील और फिर ट्रिब्यूनल को मौका मिल जाएगा कि आप अपनी बात जिस सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। और यहाँ कानून में सेक्शन 134 में बड़ा क्लियर लिखा है, 136 में सॉरी, कि टैक्स पेयर ने ही अपनी टैक्स लाइबिलिटी बतानी है कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी इतनी है, और कमिश्नर असेसमेंट कमिश्नर ने अगर उसको ज़्यादा कर दिया तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स दिखा के ही प्रूफ कर सके कि ये जो मेरे पे टैक्स लगा है वो ज़्यादा है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और डॉक्यूमेंटेशन में भी ख़ास तौर पे थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड पार्टी का मतलब होता है जैसे बैंक वाले आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं बनाते, बल्कि जो एक्चुअल उनका रिकॉर्ड होता है। इसी तरह कस्टम एंड एक्साइज में जो आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड है वो उनकी मर्ज़ी से है। इसी तरह थर्ड पार्टी रिकॉर्ड जो है, और इवन जो अपना रिकॉर्ड भी अगर आप पेश करते हैं अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो अगर ऑडिटेड होंगी तो एक तरह से उनमें थर्ड पार्टी वाला फ्लेवर होगा। तो इस तरीके से जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन भी इंडिपेंडेंट या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, तो आप इस तरीके से अपना केस बेहतर फाइट कर सकेंगे। तो इस तरह इस कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री में हमने आपको अपील करने का और अपील जीतने का भी तरीका बता दिया। आप देख रहे थे पार्ट 11 टैक्स मास्टर क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। आपसे पार्ट 12 में मुलाकात होती है।